हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मंत्र कहानी शुरू कर चुके थे। कल के हमारे वीडियो में हम लोग मंत्र कहानी के मुख्य गद्यांशों की बात करते करते और फाइनली हमने लाइन वाइज शुरू कर दिया था। पहले मैंने सोचा था कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो गद्यांश हैं परीक्षोपयोगी उनकी व्याख्या करवा देती हूँ। बाद में मुझे लगा नहीं, इनको एक एक पंक्ति अच्छी तरह से समझाई जाए, क्लास में पढ़ाई जाए। तो उस क्रम में जहाँ तक मैंने कल कराया था उससे आगे का हिस्सा मैं आज शुरू कर रही हूँ और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और कनेक्ट फील कर रहे हैं कि मैं आपकी मैम हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगी होगा, हम लोग दिल से एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। आप मेरी बात, मेरी आवाज़, मेरे जज्बात, इस रिलेशन या सारे रिलेशन एक जगह देख पाएंगे। क्योंकि देखिए, लेसन तभी पढ़ा पाओगे जब आप एक रिलेशन फील करेंगे कि हाँ भाई, हमें जो मैम है वो सही पढ़ा रही हैं, अच्छा पढ़ा रही हैं, ठग नहीं रही हैं। लिटरेचर में मैंने यही सीखा है, आप जब तक तनाव में हैं जुड़ाव नहीं हो सकता। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जुड़ाव ज़रूरी है ताकि क्लासरूम जनित तनाव से बचा जा सके। तो वी आर नॉट इन ए ऑपरेशन थिएटर। हमारी पाठशाला शुरू से मस्ती की पाठशाला रही है, तो आगे भी मैं यही उम्मीद करूंगी कि हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल इसी तन्मयता से मिलें, मित्र भाव से मिलें। और जब भी आपके लिए मैं कोई टॉपिक डालूं आप उसको स्किप नहीं करें, आप मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये धोखा आपको देंगे। आप फील करेंगे कि अरे यार, मैडम को क्या पता चलता मैंने वीडियो नहीं देखा तो। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके वीडियो न देखने से मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो पड़ता है, झूठ क्यों बोलूँ, बुरा लगता है, खराब लगता है कि बच्चे अपना करियर नहीं बना रहे, बच्चे अपने फ्यूचर की नहीं सोच रहे। लेकिन वास्तविक नफ़ा नुकसान तो उससे आप ही को होगा। क्लास लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और क्लास अभी यूट्यूब लिंक से लेनी है, ज़्यादा मेहनत तो हमें करनी है। चैप्टर ध्यान में रखना है, फिर उसको पढ़ाना है, फिर उसको समझाना है, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना है कोई डिस्टर्बेंस ना हो जाए, कोई बीच में ना बोल जाए। फिर हमें जब अपलोड करना है तो उसको फाइल को ट्रांसफॉर्म करना है, जीबी से एमबी में लाना है। अपलोड करते वक्त जो टाइम लगता है वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। तो 20 मिनट की एक क्लास हमारे लिए 60 मिनट की क्लास से कम नहीं होती। और कभी कभी तो सजा बन जाती है, 2 बजे वीडियो अपलोड करना शुरू करते हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, घर पहुंचने के बाद 5-6 बजे अपलोड होता है। आप इस पीड़ा को, आप इस मेहनत को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बुरा तो लगता है कि इतनी मेहनत के बाद आप क्लास नहीं लेंगे, लेकिन नुकसान उसका मेरा क्या है। मेरे दिल में एक तसल्ली हमेशा रहेगी कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, मैंने आज का टॉपिक पढ़ा दिया। दिक्कत आपको होगी कि आप उस चीज़ को नहीं समझे जो आपके लिए, आपके सामने रसगुल्ला परोस दे कोई, आप नहीं खाएं तो परोसने वाले का क्या नुकसान है। आपका है कि आप एक मीठी सी, प्यारी सी, स्वादिष्ट चीज़ से वंचित रह गए। तो सारे सिलेबस के लिए मेरा आपसे यही कहना है कि हम मेहनत करेंगे, आप उसको सफल बनाएंगे। आप प्यारे हैं, क्यूट हैं, बिना देखे बिना मिले ये कह रही हूँ इसलिए कि पहले से इतने सालों का अनुभव ये बताता है कि स्टूडेंट्स दिल के भले होते हैं, लेकिन उनको समझना पड़ता है, उनको वक्त देना पड़ता है, उनको तराशना पड़ता है। दिल में गुंजाइश सबके होती है, खिलने की, पनपने की, बनने की, बस सही हाथों में वो जाना चाहिए। इसलिए आप पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। आपकी उम्र पर अविश्वास थोड़ा सा जो होता है उसकी वजह से मैंने इतनी चीज़ें बताई। आप लगातार वीडियो देखेंगे, आप लगातार बात सुनेंगे। मैं अपना काम आज का शुरू करती हूँ। तो हम कल पढ़ रहे थे पेज नंबर 27 में सेकंड लास्ट पैरा। संध्या का समय था, हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे।
बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाशनाथ ने लिखा था। वह मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चूहले करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों आकाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। ये पैरा है, शाम का वक्त है। कैलाशनाथ डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम है। कैलाश का जन्मदिन है। शहर का सबसे रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठकर भोजन कर रहे। गार्डन में बिजली के प्रकाश में ये भोजन की व्यवस्था की गई है। आपने देखा होगा शादी ब्याह में टेंट लगाते हैं, बुफे सिस्टम करते हैं, खुले आकाश के नीचे लोग नाश्ता खाना लेते हैं। आमोद प्रमोद का सामान जमा। छोटा सा एक नाटक भी खेलने का था। कई जगह गज़ल का समा बांधते हैं शादी ब्याह में, कई जगह कठपुतली नाच वगैरह, चोखी ढाणी या अपनी ढाणी का अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा हो तो हाँ, मेहमानों के आवभगत के साथ में मनोरंजन की व्यवस्था भी होती है, उस आवभगत का ही हिस्सा होती है वो। तो यहाँ पर भी एक नाटक भी खेलना था और वो नाटक वो लिखा था खुद कैलाशनाथ ने और वह उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला भी था। इस समय उसने रेशमी कमीज पहनी थी, सिर नंगा था। नंगा सिर लिखना पड़ा इसलिए कि शायद वो हैट लगाता होगा, कैप लगाता होगा। और वो इतना विनम्र है कि उसने चप्पल तक नहीं पहन रखी, इतना अमीर होते हुए नंगे पांव इधर से उधर दोस्तों की आवभगत में घूम रहा है। कोई पुकार देता, अरे कैलाश फटाफट इधर आना, भाग के वहाँ जाता। कोई बुलाता, अरे यार कमाल है, वहीं रह जाओगे क्या, हमारे पास तो आओ, तो उधर जाता। सभी उसको छेड़ रहे थे, सभी उससे मजाक कर रहे थे। बेचारे को पल भर को भी सुस्ताने का अवकाश नहीं था, छुट्टी नहीं थी। अचानक एक रमणी, एक युवा लड़की ने आकर उसको बोला कि तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा दिखा दो। मैंने बताया था कि वो सांप पालने का शौकीन है, सांपों का उसको नॉलेज भी है। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा देता। आज रात हो गई है, पार्टी का टाइम है, कल दिखाता। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। स्टाइल में तरीके से रूठने की बोल रही है मृणालिनी, नहीं मैं आज नहीं मानूंगी, तुम ना रोज कल कल करते हो, रोज बहाने बनाते हो, मैं कल दिखा दूंगा, मैं कल दिखा दूंगा। नहीं भाई, मैं आज देखूंगी ही देखूंगी। अब फिर से संवाद खत्म हो गए, वर्णन शुरू हो गया। संवाद और वर्णन से कहानी रोचक हो जाती है। प्रेमचंद की कहानियों में इन दोनों का समुचित तालमेल मिलता है। यहाँ पर प्रेमचंद वर्णन कर रहे हैं कि कौन है ये मृणालिनी। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश की सांपों से पालने खेलने और नचाने का कैलाश को सांपों के पालने खेलने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे, उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई थी। कह नहीं सकते कि आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। क्या कह दिया कहानीकार ने भाई? कहानीकार ने बोला है कि मृणाल और कैलाश दोनों एक दूसरे की क्लास एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से प्रेम करते थे। कैलाश को सांप के पालने, खिलाने, खेलने और नचाने का शौक था। तरह तरह के उसने सांप पाल रखे थे। उसको उनके स्वभाव की परीक्षा भी वो करता रहता था।
उनका नेचर कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, कौन सांप काटता है कौन नहीं काटता, कोई फणधर है कोई विषधर है, कोई फुफकारता है, सब वो पता करता था। उसके स्कूल में थोड़े दिन पहले एक सेमिनार हुआ था, तो उसने उसमें बहुत ही मार्केबल व्याख्यान दिया था। ऐसा व्याख्यान जो सुन करके जूलॉजी के प्रोफेसर भी दंग रह गए। उसने सांप पालने की विद्या एक बहुत नामी सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने का रोग भी उसको था। मर्ज लिखा है, मर्ज होता है, मर्ज यानी रोग, लेकिन ये यहाँ पर सकारात्मक सेंस में आया है। उसको इतना पता चल जाए कि कोई अच्छी बूटी किसी फला व्यक्ति के पास है, तो जब तक वो उससे मिल नहीं लेता था उसको चैन नहीं आता था, उस बूटी को लेके ही छोड़ता था। यही उसमें एक व्यसन था, आदत जो होती है वो यही एक थी। इस पर उसने बहुत रुपए फूके थे और खाने पीने नशे की आदत नहीं थी, यही नशा था। आज के पहले भी मृणालिनी बहुत बार आई थी, लेकिन कभी उसने इतनी जिद नहीं की सांप देखने की। अब कह नहीं सकते, कहानीकार कह रहे पता नहीं उसको आज सचमुच में सांप देखने की इच्छा जगी, या वो दूसरों के सामने ये शो ऑफ करना चाहती थी कि देखो तुम्हारा कहना ये नहीं मानता, लेकिन मेरा हर कहना मानता और मेरे कहने से सांप दिखाएगा। उसने जैसे भी ये प्रस्ताव जिस भी भाव से रखा हो, लेकिन प्रेमचंद के अनुसार, कहानीकार के अनुसार, ये मौका सही नहीं था। बेमौके उसने ये कोशिश की थी। कोठरी छोटी सी है सांपों की, रात का टाइम है, इतनी भीड़ लगने से सांपों को कैसा लगेगा? भीड़ को देखकर वो चौंक जाएंगे। रात के समय उनको छेड़ना चाहिए कि नहीं, उनको कितना डिस्टर्बेंस महसूस होगा, ये कुछ भी वो नहीं सोच रही है, उसको जरा भी ध्यान नहीं है। कैलाश ने कहा नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा, कमरे में तिल रखने की भी जगह नहीं मिलेगी, दोस्तों की संख्या है ज़्यादा, ठीक से दिखा भी नहीं पाऊंगा इस समय, और जो दोस्त हैं उनको अभी वही भीड़ लग जाएगी, सांप डिस्टर्ब हो जाएंगे, कैसे क्या। एक महाशय ने छेड़ कर कहा दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। कुछ लोग होते हैं आग लगाने वाले, तुगली लगाने वाले। एक लड़के ने देख लिया कि ये इसकी प्रेमिका इसको सांप के लिए कह रही हो, मना कर रहा है, तो लड़के को बोलता दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए तुमने इतना भाव खा लिया। और लड़की को कहता आप देखे बिना मानना ही मत, अब तो आप सांप देख के ही मानना। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरे सुंदरी होती तो, दूसरे नहीं यहाँ पे गलत लिखा है, दूसरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। एक ने और चढ़ा दिया मृणालिनी को कि आप दिखा दीजिए, जरा सी बात कैसे कर रहे हो, वो तो इतनी सीधी और भोली लड़की है। मृणालिनी की जगह कोई और लड़की होती, गुस्सैल लड़की होती, तो अब तक छोड़ देती आपसे बात करना, गुस्सा हो जाती एकदम। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, आप खाली गुस्सा की बात कर रहे हो, बातचीत ही बंद कर देती, भला कोई बात है। इस पर आपका दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है, ये इतनी सी बात आप कर नहीं सकते, आप दावा करते हैं कि आप मृणालिनी के लिए जान हाजिर कर देंगे। देखिए ये होता है तिल का ताड़, बात का बतंगड़, राई का पहाड़, और किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा देना। लेकिन मृणालिनी मूर्ख नहीं है, समझदार है। मृणालिनी ने देखा कि ये शोहदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं, तो बोली आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी, मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। उसने देखा कि ये तो सचमुच में ज़्यादा लोग बिचर गए देखने को, और अभी बात का बतंगड़ बन रहा है, तो उसने खुद ने बोल दिया कि देखिए मेरी लड़ाई आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वकालत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वकालत मैं कर लूँगी। ऐसा है कि मुझे इस समय सांप देखने ही नहीं है, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले देखना तो आप सब कुछ चाहे, पर दिखाए भी तो। एक ने मजाक कर लिया कि भैया अब देखना तो सब कुछ चाहती है, लेकिन भला कोई दिखाए भी तो। कितने दुष्ट होते हैं दोस्त लोग, परिणामों की भी फिक्र नहीं करते। बोलने के लिए बोलना इसी को कहते हैं। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उनका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा।
अब जब मृणालिनी ने आराम से विड्रॉ कर लिया, पीछे हट गई, बोल दिया कि मुझे देखना ही नहीं है, तब कैलाश ने गौर किया कि मृणालिनी की शक्ल झेपी हुई सी है, वो थोड़ी शर्मिंदा सी हो गई है लोगों के सामने। और उसने सोचा कि मैंने कितने लोगों के सामने मना कर दिया। जो ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसे मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरमे के सामने ले जाकर महुआ बजाना शुरू किया। मिस प्रिंटिंग है, कहीं कहीं उसे लिख दिया है, उसने होगा कि जब प्रीति भोज खत्म हो गया, डिनर निपट गया, सबने खाना खा लिया, उसके बाद उसने सब मित्रों को और मृणालिनी को सांपों के कोठरी के बाहर ले जा कर के खड़ा कर दिया और महुअर बजाना शुरू किया। सांपों के लिए जो वाद्य यंत्र होता है, देखिए कहानी का विज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है। सांप बहरे होते हैं, सांप को बीन की आवाज़ सुनाई नहीं देती, फैक्ट ये है। लेकिन कहानीकार की ये प्रारंभिक कहानियों में से है, और वैसे भी इस कहानी का मकसद ये बताना नहीं है। इस कहानी का मकसद कहानी के अंत में सिद्ध होगा, जो मैंने सबसे पहले भाग में बताया था। अब फिर एक एक खाना खोलकर उसने एक एक सांप को निकालना शुरू कर दिया। वाह क्या कमाल है! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। उसने सब सांपों के सामने जाके बाजा बजाना शुरू कर दिया और वो नाच रहे थे। कमाल लग रहा था कि वो कीड़े, सांपों को कीड़े कहा गया है, कि वो उसके मन की एक एक बात समझते थे। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती थी कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो। वो सांप को गर्दन में लपेट ले, किसी को उठा ले, सबको प्यार से छू रहा। मृणालिनी मना कर रही थी कि ना डालो, गर्दन में मत डालो भाई, दूर से ही दिखा दो, बस जरा सा नचा के दिखा दो, नचा दो थोड़ा सा। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। जब वो कैलाश सांप को गर्दन में डालता तो मृणालिनी की जान निकलती थी, और वो सोचती थी कि कौन से बुरे मुहूर्त में और इसने ये जिद की थी। लेकिन अब कैलाश नहीं सुनता था। अब होता क्या है कि आदमी को भी एक आदत होती है शेखी बगाड़ने की। आदमी यानी मनुष्य, पुरुष नहीं। प्रेमिका के सम्मुख अपनी शार्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। अपनी प्रेयसी को रिझाना, उसको इम्प्रेस करना कौन नहीं चाहता। पहला मौका मिला जब अपनी प्रेयसी के सामने वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकता है, तो बस एक से एक करतब दिखाने लग गया। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। एक मित्र ने पीछे से धीरे से कहा, दांत तोड़ दिए होंगे जो ऐसे उठा रहा है। कैलाश ने सुन लिया। कैलाश हंसकर बोला, तो दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला दूसरा सांप नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके काटे पर मंत्र नहीं है, इसके दांत दिखा दूं। होता है ना, कोई कहे कि कुएं में कूद जाओ और हम तुमने कहा था इसलिए कूद गए। ये मूर्खता होती है, विवेक का हनन हम खुद ही कर लेते हैं। यहाँ पर कैलाश के साथ यही हो रहा है। दोस्त ने बोल दिया दांत तोड़ दिए होंगे, और भाई साहब की ईगो को ठेस लग गई। कहता है कि सांप के दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े, आप कहो तो मैं दिखाऊं आपको। और ऐसा कह के एक बहुत ही शर्पीले नहीं विषैले सांप को पकड़ लिया, काले सांप को, और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप नहीं है। अगर ये काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाएगा, एक बार लहराएगा भी नहीं, इसके काटने का मंत्र भी नहीं है कोई। इसके दांत दिखाऊं? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। घबरा गई। भगवान के लिए छोड़ दो इस सांप को, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कहती है। दोस्त लेकिन देखिए कैसे हैं। इस पर एक दूसरे दोस्त बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। हालांकि मुझे यकीन तो नहीं आता कि इसके सांप जो तुमने पकड़ा है इसके दांत हैं और तुमने किसी के दांत नहीं तोड़े, लेकिन चलो तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब,
आप आंखों से देखकर मानिए, दांत तोड़कर वश में किया तो क्या। कैलाश ने सांप की गर्दन को कस के पकड़ लिया और कहा, नहीं ऐसे मत मानो मेरे कहने से, मैं अभी दिखाता हूँ। आप अपनी आंख से देखकर माना, दांत तोड़ के वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वो उसे हरगिज न काटेगा। ऐसा उसने कहा कि सांप समझदार होता है, वो नहीं काटता अगर उसको यकीन हो कि इस आदमी से मुझे नुकसान नहीं है। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहकर उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मृणालिनी ने देखा कि बाजी हाथ से निकल गई। यहाँ तो कैलाश के ऊपर भूत सवार है, सांप की गर्दन पकड़ के दांत निकाल के दिखा, जैसे हम कस के पकड़ेंगे तो मुंह खुल जाएगा, मुंह खुलेगा तो छोटे छोटे दांत दिखेंगे। घबरा गई है तो इसको लगा ये तमाशा भारी पड़ गया, तो उसने बात बदली, बोली नहीं आप चलो, यहाँ से डिनर हो ही गया था, नाच गाना चल रहा है, तो आज मेरा भी कोई प्रोग्राम करने का मूड है, चलो चलो चलो। और कैलाश का भी कंधा पकड़ के उसको निकलने का इशारा किया। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि हम मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे डालना चाहते हैं, अतएव वो आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। इतनी जोर से पकड़ा उसने सांप को कि उसका खुद का मुंह लाल हो गया, उसके देह की नसें तन गई। सांप ने देखा था आज तक बड़े प्यार से छुआ है इसने, आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, चाहता क्या है, क्या मुझे किसी और के सुपुर्द करना चाहता है या मुझे मारना चाहता है। उसको भ्रम हो गया, इसलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए सांप भी तुरंत रेडी हो गया। इसके बाद क्या होगा ये हम शेषांश अगली कड़ी धारावाहिक में जैसे अगले भाग में दिखाया जाएगा वही यहाँ पर है, क्योंकि बहुत अभी बच रहा है हिस्सा, मैं सारा एक दिन में नहीं पढ़ा सकती। इसके वीडियो की एक समय सीमा होती है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, और आप एक दिन में इतना समझ जाए इतना मेरे लिए काफ़ी है। यकीन रखिए मुझ पर, सारा सिलेबस मैं ही कराऊंगी मेरे पेपर का। बाकी टीचर्स भी अपना अपना तैयार कर रहे हैं, सब आप तक अपने जो सिलेबस की चीज़ें हैं पहुंचा रहे हैं। आप तो बस बने रहिए, टिके रहिए, भरोसा रखिए, कनेक्ट रहिए। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं। और आज ये वीडियो यहीं तक। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ।